अच्छा, हम आईबीए का पेपर सॉल्व कर रहे हैं सिंध का, क्योंकि रिकंडक्ट हो रहा है, तो हम आईबीए के लिए 1998 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी पुराना पेपर है, ठीक है। तो इसमें बायो का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बायो के 45 क्वेश्चंस हैं इसमें। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ लोकोमोशन इन विच एनिमल्स टच द ग्राउंड बाय देयर सोल, ठीक है। मतलब अपने सोल से, अपने पैर से जो ग्राउंड को टच करते हैं वो कैसी मूवमेंट होती है, जैसे हम लोग भी चलते हैं, तो वो वाली मूवमेंट को हम कहते हैं प्लांटिग्रेट मूवमेंट, ठीक है। बट जो दूसरी मूवमेंट होती है, ठीक है, प्लांटिग्रेट मूवमेंट होगी। अब जो डिजिग्रेट मूवमेंट है ये क्या है कि टोज़ के ऊपर वॉक करते हैं, मतलब पैर की जो डिजिट है उन पे वॉक करेंगे तो डिजिग्रेट मूवमेंट कहलाएगी। ऐसे ही अंगुलीग्रेट मूवमेंट जो है ये वॉकिंग ऑन हूव्स है। जैसे आपने हॉर्स को देखा होगा, हॉर्स के पैर के आगे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसके ऊपर वॉक करता है, सपोर्ट के लिए उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये ऐसे तो आपके कहीं बुक में मेंशन तो नहीं है, बट डायरेक्टली सिलेबस में नहीं इंक्लूड, तो मैं यहाँ पर इसको क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद स्पर्म एंड ओवा आर फ्यूज टुगेदर फॉर्म जाइगोट, ठीक है। आपको पता है कि स्पर्म और एग मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये एम्पुला रीजन में मिलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के, और उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और वो जाइगोट बन जाता है। और स्पर्म और एग को मिलने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको डायग्राम दिखा दूँ। ये देखें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल की ओवरीज हैं, ये फीमेल की ओवरीज हैं, और एक सेकेंड, ये ओवरीज आ गई, और इसमें जो है वो ये जो है फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, और ये डायलेटेड रीजन है फ्लोपियन ट्यूब का, ये एम्पुला कहलाता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और ये आगे यूट्रस, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, और पेरीमेट्रियम होती है, और नीचे सर्विक्स आ गया, ठीक है, और ये नीचे वजाइना आ गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन आपका। उसके बाद थर्ड है इन मेन टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस है, टेस्ट नहीं है, टेस्टिस आर इनक्लोज इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। अच्छा, तो टेस्टिस में इनक्लोज होते हैं, इसको स्क्रोटम कहते हैं। तो यूरिथ्रा क्या है एक्चुअली? देखें, हमारी किडनीज़ होती हैं, 2 किडनीज़ हैं, 2 किडनीज़ है, ट्यूब निकल रही है, उसको हम नाम देते हैं यूरेटर। वो आ जाएंगे ब्लैडर में, ये ब्लैडर आ गया, और ब्लैडर से ट्यूब निकलेगी, वो यूरिथ्रा है, ठीक है। तो यूरिथ्रा जो है वो तो हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है इसमें, इसको जो टेस्टिस से इनक्लोज कर है। तो वास्ट डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एक हिस्सा है, ठीक है, जो हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में एमडी कैट प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये स्क्रोटम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दी फॉलिकल सेल सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड। फॉलिकल सेल्स क्या है, मैं आपको, अच्छा मुझे, चलिए मैं ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखें, फीमेल में एक सबसे पहले जो फीमेल बॉर्न होती है उसके ओवरीज में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, इनको हम नाम देते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल, जैसे फीमेल ग्रो होती जाती है, इसके अराउंड कुछ फॉलिकुलर सेल्स हैं, ऐसे फॉलिकुलर सेल्स हैं, इन्होंने कवर किया होता है। फीमेल ग्रो होती जाती है, प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल में फ्लूइड फील्ड स्पेसिस भी बहुत होती हैं, ऐसी फॉलिकल है, इसके अंदर ये सेल्स हैं, ये फ्लूइड फील्ड स्पेसिस मौजूद होती हैं, ठीक है। और ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर ही LH हार्मोन एक्ट करेगा, और यहाँ से इससे एग निकाल देगा, मतलब ओव्यूलेशन करा देगा। जब फीमेल में प्यूबर्टी अचीव होती है, हर मंथ जो है वो ओव्यूलेशन होती है, तो LH की मदद से होती है। तो ये है आपके पास कुछ फीमेल जो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, और इसमें कौन से सेल्स होते हैं वो चीज़ें। तो फॉलिकुलर सेल जो है फीमेल में, जो मैंने बताया है कि जो फॉलिकल को सराउंड किए हुए होते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं फीमेल में? वो फीमेल में रिलीज़ करते हैं हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये तो मेल का हार्मोन है। और जो प्रोजेस्टेरोन है ये कहाँ से रिलीज़ होगा? देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो है ये मैंने जैसे आपको बताया है ग्राफिन फॉलिकल, जब ये ग्राफिन फॉलिकल से एग निकल जाएगा तो ये बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर, और इससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कुछ टाइम बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाएगा और प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लग जाता है, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बी। अच्छा, फिफ्थ है द हार्मोन विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एग। ये मैंने अभी बताया कि कौन एग को रिलीज़ कराता है, LH कराता है। FSH क्या करा रहा था? FSH प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, फॉलिकुलर मेचुरेशन कराता है आपके पास LH।
और LTH ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये 2 भी है आपके सिलेबस में, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो नर्वस टिश्यू आगे नंबर 6 है, नर्वस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म व्हाइल नोटोकॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम। अच्छा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर। देखिए, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसके 2 लेयर्स होती हैं, ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर। नीचे वाली लेयर को हम नाम देते हैं हाइपोब्लास्ट और ऊपर वाली लेयर को हम नाम देते हैं एपीब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद एपीब्लास्ट जो लेयर है, ये एपीब्लास्ट की लेयर ही मैं बना रहा हूँ ऊपर वाली, इसके अंदर कुछ ऐसा ग्रूव बन जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का। और प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है, ये प्रिमिटिव नॉब कहलाता है, प्रिमिटिव नोड। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर एक अंदर खाली स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर, जिसको हम प्रिमिटिव पिट कहते हैं, प्रिमिटिव पिट। और प्रिमिटिव पिट से क्या होता है कि जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो माइग्रेट अंदर करना शुरू कर देते हैं, ऐसे मूव करेंगे अंदर की तरफ। अंदर क्या है, मतलब नीचे जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे। तो मैं दोबारा ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा अगर, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सेल अंदर जा रहे हैं, तो ये आपके पास नीचे एपीब्लास्ट है, ऊपर एपीब्लास्ट है, और यहाँ पर बीच में सेल नीचे आते जा रहे हैं, सेल जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पर सेल जमा होकर सबसे नीचे वाली लेयर को बना देंगे ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी, अंदर की तरफ एंडोडर्म, एंडोडर्म। मिडल लेयर को बना देंगे मेसोडर्म। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर बन जाएगी एक्टोडर्म। और यहाँ पर मेसोडर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर यहीं से डेवलप हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड कहाँ आ रहा है, एक्चुअली मेसोडर्म में आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपका आंसर देख लेते हैं क्या है। नर्वस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, और उन्होंने बोला नोटोकॉर्ड कहाँ से बनेगी, तो वो मेसोडर्म पे बनेगी। तो ये वाला आपसे ऐसा डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने समझा दिया थोड़ा आपको। अच्छा, दी होल प्रोसेस बाय विच लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट फ्रॉग इज नोन एज। अच्छा, देखिए, लार्वा चेंज होता है एडल्ट में, इसको हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस का। ये मेटामॉर्फोसिस क्या है कि शेप को चेंज करते रहना। ये मेटाफोर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, शेप को चेंज करते रहते हैं, उनको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जो लार्वा चेंज होता है फ्रॉग में, ये भी मेटामॉर्फोसिस ही कहलाता है। अच्छा भाई, उसके बाद 8 है, ये आपके सिलेबस में होगा, किंगडम एनिमलिया में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इन मैन आर कंट्रोल बाय। अच्छा, ये जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये जो कंट्रोल होती हैं, ये होती हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब क्या है कि ये सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं। अब अगर मेल का हम सेक्स क्रोमोसोम देखें तो होता है XY, और फीमेल का देखें तो होता है XX। तो मैंने बताया है कि एक्स क्रोमोसोम पर होंगी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो हम कोई भी एक को कंसिडर करके थोड़ी सिचुएशन बना लेते हैं। हम ये कैपिटल C को समझ लेते हैं नॉर्मल अलील है, और स्मॉल c को समझ लेते हैं डिफेक्टिव अलील है। अगर तो मेल में स्मॉल c मतलब क्या डिफेक्टिव अलील आ जाए एक, तो मेल को कलर ब्लाइंडनेस से हीमोफीलिया हो जाएगी, सिर्फ एक ही ट्रेड ख़राब आने से। क्यों? क्योंकि इसके बाद दूसरा एक्स है ही नहीं, तो एक ही ख़राब आ गई तो ये ख़राब हो जाएगा, इसमें मसला आ जाएगा। फीमेल में अगर एक ख़राब आ जाए स्मॉल सी, तो फीमेल में मसला नहीं होगा अगर दूसरी वाली कैपिटल सी नॉर्मल हो। क्यों? क्योंकि फीमेल का दूसरे वाला कैपिटल सी है वो क्या है, वो डोमिनेट कर जाएगा और जो स्मॉल सी है ख़राब वाली उसके ऊपर, तो इसलिए रिसेसिव का नाम देते हैं। तो फीमेल को दोनों अलील ख़राब होना ज़रूरी है, और मेल में एक भी ख़राब हो जाए तो मेल में मसला आ जाएगा। इसलिए एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स का रेशो मोर होता है फीमेल में और लेस होता है फीमेल में, और मोर होता है मेल में। ठीक है, क्योंकि मेल में एक ही अलील ख़राब आ गया तो मसला हो जाएगा, फीमेल में दोनों अलील ख़राब आएगी तब मसला होगा, जो कि रेयर केस है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि डोमिनेंट जीन, मैंने बताया ऐसा नहीं है, तो ये रिसेसिव जीन होती है। रिसेसिव भी कौन सी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होती है। उसके बाद है द कंडीशन इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट टू आफ्टर एन इंजरी नोन एज। देखें, एक ऐसी कंडीशन है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि आपको यूजुअली ज़्यादातर रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता पेशेंट, रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, बट इसको रेड ग्रीन के कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसका कोई ब्लड क्लॉट से लेना देना नहीं है। तो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ऐसी डिजीज़ है जिसमें अगर आपको इंजरी हो जाए, आप गिर जाए, आपको खून निकलने लग जाए, तो ब्लड क्लॉट होने में बड़ा मसला करता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स वो मिसिंग होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या ऐसी प्रोटीन्स हैं जिन्होंने ब्लड को क्लॉट कराना है और ब्लड निकलने से रोके उससे बचाना है, तो वो मिसिंग होंगे। ठीक है, तो वो हीमोफीलिया डिजीज हो जाएगी। एनीमिया क्या है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना ब्लड में, तो वो आपके पास कहलाता है एनीमिया।
और जो आपके पास ल्यूकीमिया है ये एक्चुअली बोन मैरो में कैंसर हो जाता है और एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बनने लग जाते हैं। आपको पता है बोन मैरो में ब्लड सेल बनते हैं और जब इसका कैंसर हो जाएगा तो ब्लड सेल जो है एबनॉर्मल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा बी। ठीक है, 10 है मोनोकॉलिज्म या दूसरा नाम इसका डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम से ज़्यादा जाना जाता है इज द रिजल्ट ऑफ डैश क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब ये डाउन सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है? डाउन सिंड्रोम एक्चुअली होता है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 आपको पता है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 का मतलब है कि 23 पेयर्स। ठीक है, तो जो आपके पास 21 पेयर है, यहाँ देखते हैं तो 21 पेयर है। पेयर का मतलब होता है दो, उसमें 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। जैसे ये 1 ये 2 ये 3 क्रोमोसोम आ गए तो उसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। और ये कहाँ मसला आ रहा होता है एक्चुअली? ये मसला होता है नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। मतलब क्या कि जब मियोसिस हो रहा होगा, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब क्या जब मियोसिस हो रहा होता है तो ऐसे डुप्लीकेटेड फॉर्म में होते हैं और ये अलग चला जाता है, ये वाला हिस्सा, और ये अलग चला जाएगा, ऐसे ये अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा। तो ये जो हिस्से अलग जाने से नहीं जा पाते और फेल टू सेपरेट होते हैं, तो इस वजह से इनमें मसला आ रहा होता है। बच्चों में क्या मसला होता है? बच्चों की शॉर्ट नेक होती है, मैं इनकी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ अभी। और इनके अंदर मसल वीकनेस होगी। और क्या मसला होगा? फ्लैट नोज़ होगी और इनमें हाइट कम होगी, डिक्रीज हाइट, स्मॉल हेड होगा। और क्या होगा? इनमें स्मॉल एयर्स होंगे। उसके बाद पामर क्रीज एक होगी सिर्फ, मतलब आपके हाथ में बहुत सारी लाइंस होती हैं तो वो सिंगल होगी, एक होगी। तो इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, अगर यहाँ पर आपको डायग्राम, ये देखें, ये सारे सिम्टम्स आपको बच्चे में मिल रहे हैं। शॉर्ट नेक है इनकी और इनके पास फ्लैट नोज़ है। ठीक है, हाइट इनकी छोटी होती है, हेड देखें स्मॉल है इनका, और मसल वीकनेस होती है। और मैंने आपको क्या बताया, एयर स्मॉल है, देखें एयर्स देखें इनके स्मॉल एयर्स हैं और हाथ तो इनके नज़र नहीं आ रहे। तो ये इनके सिम्टम्स हैं जो कि बच्चों में दिखते हैं। उनकी लाइफ स्पैन भी थोड़ी कम होती है नॉर्मल से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा। ठीक है, 21 क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो जो आपका है 6 नहीं था, 7 है इसके बस में, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, उसके बाद है 11 क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ। क्वेश्चन 11 है डीएनए एंड हिज। ठीक है, ये वर्ड क्लियर नहीं है। टुगेदर फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड। अच्छा, ये अब क्या कहना चाह रहे हैं? ये वर्ड क्लियर नहीं है बट हम देख लेते हैं ऑप्शंस के ज़रिए। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम है डीएनए में बेसिक रिपीटिंग यूनिट और यूनिट्स होते हैं। और बेसिक रिपीटिंग यूनिट किससे बनते हैं? जैसे एक यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, ये यूनिट रिपीट हो जाएंगे डीएनए में। और ये किससे बनते हैं? ये एक्चुअली बनते हैं आपके पास डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करता है। ऐसे अगर हिस्टोन प्रोटीन है तो डीएनए इसके अराउंड ऐसे रैप करेगा और एक यूनिट बन जाएगा। ऐसी बहुत सारे यूनिट्स होंगे तो इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा मेंशन नहीं है, इनको हम नाम न्यूक्लियोसोम का दे रहे होते हैं। ठीक है भाई, अगला जो है वो है न्यूक्लियोलस। ये तो डीएनए के अंदर एक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है छोटा सा, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और उसके राइबोसोमल आरएनए और ऐसे बनाने में उसका फंक्शन होता है। उसके बाद सेंट्रोमेयर, ये अगर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जिससे अटैच होता है उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन मैंने आपको तीनों बता दिए बट क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो वैसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्वेश्चन है इन एनिमल्स मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। मियोसिस देखें, मियोसिस जो स्टेप है जो कि दो तरह की आपकी डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस है ये तो नॉर्मल सोमैटिक सेल, मतलब बॉडी के जो सेल्स हैं इनको बनाने के लिए डिवीजन होती है और इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। और मियोसिस जो है ये जर्म सेल्स या आप कह लें कि रिप्रोडक्टिव सेल बनाने में, एग और स्पर्म्स उसको बनाने में डिवीजन होती है और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ क्यों होता है? अगर जैसे एग और स्पर्म है, इन दोनों मिलें, हाफ इसका है हाफ इसका है, तो मिलके पूरा दोबारा बन जाए। अगर इसका भी पूरा हो इसका भी पूरा हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी बहुत बढ़ते जाएँ तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए किस में होगा? गैमेट्स में होगा। एग और स्पर्म में भी है बट दोनों ऑप्शन नहीं, तो इसको कलेक्टिवली गैमेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी सिलेबस में मौजूद है। इसके बाद द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स इज कॉल्ड। अच्छा, क्रोमोसोम सेगमेंट कब कहाँ एक्सचेंज होते हैं? मियोसिस में। चले मियोसिस की थोड़ी डिटेल भी पढ़ लेते हैं हम लगे हाथों।
ये यहाँ पर देखें, देखिए मियोसिस वन और मियोसिस टू होता है। मियोसिस टू जो है तो माइटोसिस से मिलता जुलता होता है। मियोसिस वन में क्या होता है, फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन कर जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करना शुरू कर देंगे। मतलब ये देखें ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर, तो ये क्रॉसिंग ओवर करना शुरू कर देंगे। मेटाफेज में क्या होगा कि इन स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, इनको आके कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और एनाफेज में इनको दूसरी तरफ, एक हिस्से को एक तरफ ले गए, एक हिस्से को एक तरफ ले गए। और टीलोफेज में ये जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अपीयर होना शुरू हो गई और ये बाद में डिवाइड हो जाएगा, अलग सेल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बन गया 2 सेल एक से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा मियोसिस में कि दोबारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये माइटोसिस की तरह है। इसमें जो 2 सेल बने हैं दोबारा आएंगे और इनमें क्या हो रही है, एक सेल ये रहा, एक ये रहा, इन्हीं में सेम ही काम हो रहा होगा। एक को देख लेते हैं कि क्रोमोसोम वही वैसे अरेंज हो गए, अरेंज होकर स्पिंडल फाइबर्स आए। ठीक है, इनमें आके इनको आके ज्वाइन कर लिया, एक क्रोमोसोम को अलग यहाँ से तोड़ दिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया, अलग लेके देखें, और जो है वो दोबारा यहाँ पर टीलोफेज में दोबारा अलग ही सेल बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली 2 यहाँ बने थे, 2 यहाँ बन गए, तो अल्टीमेटली पूरे मियोसिस में टोटल 4 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये जो है आपका प्रोफेज़ वन, इसके कुछ और स्टेजेस हैं वो भी मैं आपको बता दूँ यहीं पर। प्रोफेज़ वन में स्टेज होता है लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, लिप्टोटीन में क्या हो रहा है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। ठीक है, जो क्रोमोसोम तो अपना नंबर जो है डुप्लीकेट कर लेता है पहले ही, और यहाँ पर आके अपने आप को कंडेंस करना शुरू कर देता है। ठीक है, इंटरफेज में जो प्यूबर्टी फेज है उसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो तो डुप्लीकेट हो चुका होता है। तो यहाँ पर क्या करना शुरू कर देता है, कंडेंस करना शुरू कर दिया इसने अपने आप को। और जाइगोटीन में क्या हुआ कि साइनेप्सिस बनना, मतलब क्या कि आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गया। जैसे ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये आपस में देखें कनेक्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, साइनेप्सिस बनना शुरू हो गए। फिर उसके बाद पेकाइटीन में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये आपस में जैसे इन्होंने साइनेप्स बनाए थे, चलें इसको करीब बनाऊँ पहले, तो ये आपस में करीब आ गया। और इसको मुझे वन, ये इसको 2 नाम दे रहा हूँ। 1 का कुछ हिस्सा 2 में चला जाएगा, 2 का कुछ हिस्सा 1 में आ जाएगा, इसको क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। फिर ट्रिप्लोडीन क्या है कि क्याज़मा क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट है। जैसे ये देखें, ये पॉइंट एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट जुड़े में, इसको क्याज़मा फॉर्मेशन कहते हैं। ट्रिप्लोडीन में विजिबल हो जाती है वो चीज़। और डाइकाइनेसिस में क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो टूट जाता है और उसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप ये रहा। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये टूट जाएगा और ये हमारे पास ये क्रोमोसोम में से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये तो हो गया हमारे पास मियोसिस के स्टेजेस। तो हम यहाँ पर देख रहे थे द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन तो एक्चुअली होता है कि डीएनए या आप कह लें कि जेनेटिक मटेरियल का मिल जाना, उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अगला देखते हैं, रशियन बायोलॉजिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ वायरस कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू हेल्दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक्चुअली टेवनिस्की ने किया। डार्विन ने क्या किया, एवोल्यूशन पे काम किया था। डार्विन ने थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन वाली। टी.एच. मॉर्गन जो है वो ड्रोसोफिला पे उन्होंने ज़्यादा काम किया। लमार्क ने भी एवोल्यूशन पे काम किया। ठीक है, तो यही हैं वायरस वाले टेवनिस्की, बट इतने ज़्यादा क्वेश्चन साइंटिस्ट बेस्ड वाले कम आते हैं बहुत। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड ऑफ नियरली ऑल बैक्टीरियोफेजेस। अच्छा, बैक्टीरियोफेज क्या है, ये ऐसा बैक्टीरिया है, ये ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसका कैप्सिड है, इसको हेड कहते हैं। उसके अंदर डीएनए होता है और ये इसका कॉलर है। ठीक है, और ये कॉलर के नीचे शीथ है जिससे ये डीएनए कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे भेजता है जहाँ जिसको भी इन्फेक्ट करना हो। और टेल ट्यूब है, ये शीथ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्यूब के ज़रिए अंदर भेज देगा। और ये बेस प्लेट होती है, ये नीचे बेस प्लेट, और बेस प्लेट के नीचे स्पाइक्स लगी होती हैं ताकि वो, अगर कोई सेल है, जैसे ये सेल है, इसने इन्फेक्ट करने बैक्टीरिया को, तो ये स्पाइक के ज़रिए यहाँ पर अपने आप को कनेक्ट करके इन्फेक्ट करे। फिर उसके बाद टेल फाइबर्स होते हैं, 3 तरफ, तीन एक तरफ, 3 एक तरफ, टोटल 6 हो जाते हैं। ये नंबर भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, वो बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है, अभी हमने देखा। तो ये 13, 14, 15 ये सारे सिलेबस में है। द मेन फीचर ऑफ सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के जैसे एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या कह रहे हैं, विच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे अलग करता है, इज द एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बॉन्ड। या ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्गेनल बता दें जिसकी वजह से दूसरे हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्चुअली सीधा सीधा न्यूक्लियस होता है। इनके जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड।
ये ऐसे गुच्छे में इनका अगर सेल है तो ये साइड में ऐसे पड़ा हुआ होगा, कोई इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और कुछ नहीं होता इसके पास, ठीक है। तो न्यूक्लियस की मदद से इसको हम डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं। उसके बाद डैश है रॉड शेप। अच्छा देखें, रॉड शेप होते हैं हमारे पास, बेसिलाई बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं, कोकाई जो है ये स्फेरिकल होते हैं, और स्पायरल बैक्टीरिया स्पायरलम इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो रॉड शेप कौन से हैं, ये हो जाएगा। बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस इज सेक्चुअली बाय। अच्छा, तो बैक्टीरिया ज़्यादातर, ये सारे बैक्टीरिया मेथड यूज़ करता है, बट ज़्यादातर बाइनरी फिजन यूज़ करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखें बडिंग क्या है, अगर ये एक बैक्टीरिया है, इससे थोड़ा सा बड निकलेगा, इसका जेनेटिक मटीरियल इसमें जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग बैक्टीरिया बन जाएगा। उसके बाद फिजन क्या है कि अगर ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर थोड़ा सा अपना जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल अपना कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद ये अब थोड़ा जेनेटिक मटीरियल यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, बीच में से टूट जाएगा, फिजन हो जाएगी, दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। मल्टीपल फिजन क्या है जी, जैसे मैंने एक बताया दो में टूटा है, ऐसे ही बहुत मल्टीपल सेल्स में टूट जाएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीपल फिजन। तो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा यूज़ करता है, बाइनरी फिजन यूज़ करता है, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या है, यही वाला मैंने बताया कि ये अगर एक बैक्टीरिया है, उसका जेनेटिक मटीरियल पहले उसको कॉपी करेगा, एक हिस्सा यहाँ आ गया, एक हिस्सा यहाँ आ गया, और बीच में से टूट जाएगा और दो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अगला है सेलुलोज इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ मोस्ट। अच्छा, सेलुलोज कहाँ एब्सेंट होता है, मोस्टली फंजाई में एब्सेंट होगा। देखिए मॉसिस प्लांट का पार्ट है, एल्गी भी प्लांट से कुछ ना कुछ, ये आप कह लें कि सिमिलैरिटीज रख रहा होता है। जिम्नोस्पर्म भी प्लांट का ग्रुप है, तो फंजाई में सेलुलोज एब्सेंट होता है उनकी सेल वॉल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस, राइबोसोम एक्चुअली एक फंजाई है, इस ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये करता है एक्चुअली ट्रांसडक्शन से। अब ट्रांसडक्शन क्या है, कंजुगेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अच्छा भाई देखिए, ये बैक्टीरिया के यूजुअली मेथड्स हैं जो कि बैक्टीरिया यूज़ करता है रिप्रोडक्शन के लिए, और इनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे डायरेक्टली, बट ये एक काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन दूसरा प्रोसेस और कंजुगेशन तीसरा प्रोसेस। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि बैक्टीरिया, ये अगर बैक्टीरिया है, ये अपने सराउंडिंग से, उसके सराउंडिंग में कुछ अब कहें जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, उसको ये अपने अंदर ले लेगा और जेनेटिक मटेरियल लेके चेंजिंग कुछ कर लेगा, तो ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया है और कुछ कोई वायरस, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो कुछ जेनेटिक मटेरियल लेके आ जाए इसके अंदर, इन्फेक्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसडक्शन हो जाएगा। कॉन्जुगेशन क्या है, आपको पता है बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं पिलाए, ठीक है। बैक्टीरिया के बाहर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो फ्लैजिला होता है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, और एक पिलाए होता है, ये पिलाए होता है, ठीक है। तो पिलाए है, ये उन्होंने पिलाए दिखाया हुआ है, सेक्स पिले से इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, पिलाए से दूसरे बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया ये वाला बैक्टीरिया आपस में पिलाए से कनेक्ट हो जाएंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे, यूजुअली प्लाज्मिड करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या होता है, कंजुगेशन होता है। तो ये यूजुअली बैक्टीरिया ज़्यादातर यूज़ करता है। यहाँ पर फंजाई भी है एक आपके पास जो उन्होंने मेंशन किया है, राइजोपस, ये भी ट्रांसडक्शन का प्रोसेस यूज़ कर रहा है। ट्रांसडक्शन क्या है कि अपने इन्वायरमेंट से इन्होंने ये वाला प्रोसेस इन्वायरमेंट से ले लिया डीएनए और इसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। तो आपके ये 16, 17, 18, 19, 20 सारे एमसीक्यू इंक्लूडेड हैं। उसके बाद है प्रिमिटिव ग्रीन प्लांट्स लिविंग इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट हैव बीन इवॉल्व मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वन सच एल्गाइज। अच्छा, ये ऐसे नहीं है आपके सिलेबस में, बट ये इसका आंसर जो है वो क्लाइडोमिनास होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं प्रिमिटिव ग्रीन प्लांट जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये इवॉल्व हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। छोड़ना सर चाहे छोड़ सकते हैं, ये ऐसे नहीं है आपके ऊपर, क्लाइडोमिनास आपके इसका आंसर है। सम बायोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म इनटू सेपरेट किंगडम एज, ठीक है। तो कुछ बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, सेपरेट किंगडम में बना था, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या किंगडम प्रोटिस्ट कह लें, तो वो उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख दिया था जो बाकी किंगडम एनिमेलिया और बाकी जितने भी किंगडम्स हैं उनमें जो है फिट नहीं हो रहे थे। मॉडर्ना में तो किंगडम जो है वो आ रहा था आपके पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। प्रोथेरा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा किंगडम प्रोटिस्ट होता है। उसके बाद डैश इज द ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट। देखिए ये आपका ना सवाल ऐसे आएंगे तो वैसे ये रायनिया होता है, बट ये सवाल ना 21 भी मुश्किल है, हाई नहीं आ सकता और 23 भी नहीं आएगा, 22 इंक्लूडेड है। इन सेलेजिनेला एट द बेस ऑफ ईच लीफ अ स्मॉल लीफ लाइक आउटग्रोथ इज सीन नोन एज। अच्छा, सेलेजिनेला एक लीफ है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक लीफ है जिसके लोअर लीफ के लोअर स्ट्रक्चर पे एक आउटग्रोथ मिलती है, इसको हम लिग्यूल्स कहते हैं। मैं इसके डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये लिग्यूल्स है आपके पास, ये लीफ है और ये लिग्यूल, आपको ये थोड़ा सा ब्लड डायग्राम है बट विजुलाइज कराना था, तो ये भी सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है फ्लावरिंग प्लांट्स और आल्सो नोन एज। अच्छा, ये थोड़ा सा है तो ये भी सिलेबस में नहीं, बट थोड़ा सा जहन में ज़रूर होना चाहिए।
फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं आपके पास एंजियोस्पर्म, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग कहलाएंगे जिम्नोस्पर्म, और ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं इनमें रूट्स और वेस्कुलर टिश्यू दोनों मौजूद नहीं होते, इसका आंसर एंजियोस्पर्म हो जाएगा। थोड़ी ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको आइडिया हो बस, बाकी इस ऐसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद ये स्टॉक ऑफ फ्लावर इन नोन एज, अच्छा फ्लावर के स्टॉक को हम क्या कहते हैं, फ्लावर के स्टॉक को हम नाम देते हैं पेडिकल का, ठीक है, बट मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊँ। ये डायग्राम देखें, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसमें ये मेल पार्ट है, ये एंथर और फिलामेंट, ठीक है, मेल पार्ट है, और इसके बाद ये फीमेल पार्ट है, इसके अंदर स्टिग्मा, यहाँ से आएगा पॉलन, स्टिग्मा पे बैठेगा, फिर ये स्टाइल है पूरा रूट बना के दे रहा है, और नीचे ओवरी आती है, और ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर फीमेल का जो एग है मौजूद होता है, और जो आपके पास पॉलन आएगा इससे फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। और ये नीचे पेडिकल है जो कि हम इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मेंशन है स्टॉक ऑफ प्लांट, तो ये हो गया पेडिकल, तो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है बट ठीक है, इसको जहन में हो तो अच्छी बात है। दी होल और ग्रुप ऑफ स्टेमिन इज कॉल्ड, अच्छा ग्रुप ऑफ स्टेमिन को हम नाम देते हैं एक्चुअली एंड्रोशियम का, ठीक है, और गाइनोशियम फीमेल, देखें स्टेमिन का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ मैं दोबारा डायग्राम में दिखा देता हूँ कि जो एंथर और फिलामेंट, ये स्टेमिन कह रहे हैं ना, एंथर और फिलामेंट को मिला के, तो इसको हम नाम दे रहे हैं एंड्रोशियम का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला लेंगे तो हम नाम देंगे गाइनोशियम का, मैं मेंशन कर देता हूँ गाइनोशियम का, ठीक। 27 हो गया, तो ये भी सिलेबस में नहीं है वैसे। उसके बाद ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस इन, ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, अभी मैंने दिखाया आपको ओवरी में होते हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये है ओव्यूल, पहले मिटा दूँ ताकि दूसरी चीज़ें मिट जाएँ पहले। ये अगर आप देखें तो ये रहा ओव्यूल, और ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है फीमेल का, फीमेल प्लांट में, ठीक है। तो बट ये भी सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, बट ये बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत पता हो तो अच्छी बात है। अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच प्लांट आर ग्रुप ऑन सेम एक्सिस, नहीं है सिलेबस में, और ये ऐसे समझ भी नहीं आएगा, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें ये सिलेबस में नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है the transfer of pollen gained from an anther of a flower or one plant to the stigma of a flower on another plant of the same species are known as, मतलब क्या कि ये कह रहे हैं कि ये एंथर है मतलब मेल पार्ट है, यहाँ से पॉलन बने और कोई और फ्लावर हो, जैसे ये एक और फ्लावर है उसमें है ये सेम स्पीशी का, इसकी स्पीशी सेम है बट ये दूसरे फ्लावर में चला जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। बट ये वाला एंथर इसी के उठ के इसी के स्टिग्मा पे बैठ जाए तो वो कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई और प्लांट में चला गया तो वो कहलाएगी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो एग और उसको मिलने को कहते हैं, स्पर्म को सेल्फ फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया, और डेवलपमेंट तो डेवलप होता है उसकी ग्रोथ वगैरह, ठीक है। तो ये भी वैसे सिलेबस में नहीं है बट ये बेसिक चीज़ें आइडिया होता है इसका। डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, अच्छा डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि दो स्पर्म दो एग से मिल जाएँ तो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये किस में होता है एक्चुअली, ये एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनमें ये हो रहा होता है, ठीक है। द इनलार्ज राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड, अच्छा देखें इसका आंसर जो है वो तो है एक्चुअली बी। अब मैं आपको बता दूं कि ओवरी जो है मैंने जो अभी दिखाई है डायग्राम में, ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ओवरी के अंदर सीड बनता है। सीड कैसे बनता है, जब स्पर्म प्लस एग मिल जाएगा या आपके पॉलिन और एग मिल जाएगा तो बन जाएगा सीड, और सीड बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट में, ठीक है। इन शॉर्ट दोबारा बता दूं, एग और पॉलिन मिले बन गया सीड, ठीक है। सीड कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट में, और सीड है कहाँ पर एक्चुअली, ये ओवरी के अंदर है, और ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, ठीक है। तो फ्रूट आंसर है। इसके बाद वैसे सिलेबस में नहीं है दोनों एमसीक्यू। कोकोनट फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय, अच्छा ये होते तो वाटर से हैं बट नहीं है सिलेबस में, छोड़ दें। अच्छा फाइलम मैक्सो माइकोफाइटा एंड यू माइकोफाइटा इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, आप रहने दें इनको, आएंगे भी नहीं ऐसे। अच्छा फैमिली लेजुमिनस नहीं, ये भी नहीं है, छोड़ दें। उसके बाद ट्रांसपरेशन रेट्स आर ग्रेटेस्ट when the leaf cell are fully turgid and when the relative humidity in the atmosphere is, अच्छा ट्रांसपरेशन क्या है कि प्लांट से वाटर का निकल जाना, वाटर का एवोपरेट हो जाना, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपरेशन का। ट्रांसपरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होती है मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम देखेंगे ऑप्शन देख लेंगे। देखें अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है एवोपरेशन तब बढ़ जाती है तो ट्रांसपरेशन भी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी पानी की मिकदार कम हो
तो क्या होगी आपके पास, तब भी ट्रांसपरेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी ऑलरेडी कम है तो पानी कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो प्लांट से कम जाएगा। सिमिलरली अगर विंड ज़्यादा हो तो विंड आएगी, हवा आएगी और पानी को ले जाएगी, तब भी ट्रांसपरेशन बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि अभी पूछना क्या चाह रहे हैं, ट्रांसपरेशन रेट्स आर ग्रेटेस्ट व्हेन द लीफ आर फुली टर्जिड एंड व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज। अब कह रहे हैं कि ट्रांसपरेशन ज़्यादा कब होगी, जब ह्यूमिडिटी कम होगी या ज़्यादा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि ट्रांसपरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी जब आपके पास कम होगी तब ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी। तो ये लो आंसर है इसका, ठीक है, सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके बाद प्रोसेस इन ग्रीन पाम्स इन विच ऑर्गेनिक प्लांट्स होगा ये, in which organic food mainly carbohydrates are synthesized from water and carbon dioxide using energy absorbed from the sunlight by the chlorophyll pigment। इस सिंपल बस डेफिनेशन देने फोटोसिंथेसिस की कि सनलाइट पड़ी, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला और क्या बन गया आपके पास, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की ये डेफिनेशन बता रहे हैं। लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपी बनता है, और हम डार्क रिएक्शन में इसको, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको IBA का 2000 का पेपर सॉल्व कराया, इसमें मैंने इसकी और डिटेल भी बताई है, ठीक है। तो ट्रांसफॉरेशन तो अभी हमने देखा। उसके बाद कंप्लीट द रिएक्शन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन भी आ गई यहीं पर। तो ये क्या कह रहे हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिले, 12 वाटर मिले, लाइट है, क्लोरोफिल है, तो उसके बाद क्या बनेगा, देखें ग्लूकोज तो बनना है, तो ये C नहीं हो सकता और D नहीं हो सकता। C में C5H10O3 दिया हुआ, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो ये दोनों A और B सेम दिए हुए, ठीक है। तो आप A कह लें, B कह लें, B मार्क कर लेते हैं। और इसमें है आपके पास C6H12O6। तो हम इसको हमने करना कैसे होता है कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन को देखना है, दोनों साइड सेम है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 वाटर है, 12 वाटर है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि कार्बन टोटल कितने, 6 हैं। तो हम यहाँ पर देखें C6 है तो 6 कार्बन ही यहाँ पर मौजूद है। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन को काउंट करें तो 6 2 12 यहाँ पर है ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो टोटल हमें 24 इक्वेशन 24 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर भी चाहिए। तो यहाँ देखें हम 6 हमें यहाँ मिल गए और 6 2 12 हमें यहाँ मिल गए। तो 12 और 6 कितने हो गए, 18 और 6 यहाँ मिल गए। तो ये कितने हो गए, यहाँ पर 18 पूरे हो गए। ऑक्सीजन भी हमने बैलेंस देख लिया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हाइड्रोजन 12 2 था, कितने हो गए, 24। तो 24 हाइड्रोजन पूरे करने हैं, 12 ये आ गए और 6 2 था 12, 12 ये आ गए, तो 24 पूरे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि A और B कोई भी आप मार्क कर लें, ठीक है, ये भी सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद एनिमल्स इन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, अब एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है, देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो जाए। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक है, और टूट के ये मिला लेते हैं, बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी निकल जाती है, जो कि हमारा मेन एम है। बट एनारोबिक रिस्पायरेशन में मसला क्या होगा कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो ह्यूमन्स में होती है वो होती है एक्चुअली कि यहाँ पर ग्लूकोज तो यूज़ होगा, ठीक है, और ये टूट के, हम मैंने बताया कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, पर टूट के बन जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकल जाएगी, सिंपल है। और अगर हम देखें यीस्ट वगैरह में क्या होता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, तो उसमें ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये टूट के बन जाता है आपके पास इथेनॉल C2H5OH, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो एक्चुअली कार्बन को हमने बैलेंस किया, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा इथेनॉल में 2 कार्बन है, तो एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट किया गया। तो अब ह्यूमन्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो क्या लिबरेट होता है, लैक्टिक एसिड लिबरेट होता है, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस द 6 कार्बन ग्लूकोज स्प्लिट अब चेंजेस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन सब्सटेंस, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस की मैं आपको पहले बता दूं, फिर इसका देख लेंगे। एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पूछ रहे हैं, बस सिंपल है। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, ये एंजाइम्स आपने याद नहीं करने, ठीक है, मुझे याद करने बता देता हूँ। ग्लूकोज, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, ग्लूकोज है ADP में कन्वर्ट होता है, एक इसको ग्लूकोज देता है और ग्लूकोज अपने छठे कार्बन पे फॉस्फेट को अटैच करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। उसके बाद ये चेंज हो जाता है, थोड़ा अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, तो अपना सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करता है, कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं आया। फिर ATP दोबारा ADP में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है। अब तक 2 ATP जो है वो यूज़ हो चुके हैं। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में,
ये भी 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन और 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। एक का नाम है ग्लाइसिल 3 फॉस्फेट, दूसरे का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लाइसिल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे रिएक्शन कैसे चलता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए ना ग्लाइसिल 3 फॉस्फेट, तो डबल रिएक्शन चलना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा आपके पास NAD में कन्वर्ट होगा और 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या होगा कि ATP में कन्वर्ट होगा, इससे एक अपना फॉस्फेट ले लेगा। यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आ रहा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो जो आपके पास ATP से नहीं आया, डायरेक्टली आया है, तो वो भी यहाँ पर आता है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसलिए यहाँ पर एक 3 फॉस्फेट तक 1,3 हो गया इसी वजह से। उसके बाद ATP, अब यहाँ पर हमें पहला ATP मिल रहा है जो हमें चाहिए, यहाँ पर एक इसका फॉस्फेट भी कम हो गया, सिर्फ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट रह गया। अब इसने क्या किया, अपना सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया। मतलब क्या कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, इसने अपने 3rd कार्बन पे लगाया हुआ था फॉस्फेट ग्रुप, इसने 3rd से उठा के, इससे 3 कार्बन है, 3rd पे लगाया हुआ है फॉस्फेट, तो 3rd से उठा के 2nd पे लगा लेंगे, तो इसलिए अब हम इसको कहेंगे 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये बन जाएगा आपका फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बन जाएगा। फिर दोबारा ADP में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट बन जाएगा। अब आपके यहाँ पर 2 की मेंशन है, यहाँ पर 2 मेंशन था, मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्लाइसिल 3 फॉस्फेट 2 हो जाते हैं, इसलिए डबल रिएक्शन चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 2 हमने क्या किए थे, ATP यूज़ किए थे, और हमें यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 2 ये मिले, 2 ये मिले, टोटल 4 मिले, बट 2 यूज़ हो गया, तो नेट कितना मिला हमें, नेट ATP 2 हो गए, ठीक है। ठीक है, और 2 NADH भी मिले, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया ग्लाइकोलाइसिस। तो एंड प्रोडक्ट क्या था ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुविक एसिड, या पायरुवेट भी कह सकते हैं इसको। उसका ग्रोथ इज इनिशिएटेड बाय द कैम्बियम नोन एज, अच्छा, ग्रोथ इनिशिएटेड बाय द कैम्बियम, इसको हम क्या कहते हैं, इस ग्रोथ को हम कहते हैं एक्चुअली, कैम्बियम वाली ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। होता कुछ ऐसे है, इसकी मैं देखूँगा, मैंने डायग्राम अटैच की हो तो समझाना आसान हो जाएगा। ये अटैच, अच्छा देखिए, होता कुछ ऐसे है कि हम जब वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, जाइलम का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, फ्लोएम का क्या है कि फूड को ट्रांसफर करना प्लांट में। तो ये बाहर की तरफ होता है, ऐसे रिंग बनाई हुई होती है, बाहर की तरफ होता है प्राइमरी फ्लोएम का मतलब है वो फ्लोएम जो अभी एक्टिव है, काम कर रहा है, उसके अंदर है ये सेकेंडरी फ्लोएम, वो जो अभी सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो अभी खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मौजूद है अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम, वो जाइलम जो अभी काम कर रहा है, एक्टिव है, और सेकेंडरी जाइलम जो है वो आपके पास ये रहा। तो ये सेकेंडरी जाइलम है, ये जो भी मार्क कर रहा हूँ ये, ठीक है। और ये आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम है ये, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये क्या हो गया, ये एक्चुअली डेड टिश्यू हो गया, और ये आपके पास एनुअल रिंग बनाने में भी, हम जब प्लांट की एज को कैलकुलेट करते हैं उसमें भी काम आते हैं। खैर एनीवेज इसको छोड़ दें। तो ये इन्होंने क्या किया, ये प्लांट को साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड ग्रोथ कराना शुरू कर दी इन्होंने। देखें यहाँ साइड है ना, ये साइडों पे, तो ये क्या कराया कि सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो प्लांट की लंबाई में हेल्प करे, लंबा होने में हेल्प करे प्लांट को, ठीक है, वो कराती है आपके पास प्राइमरी ग्रोथ। वो कौन कराएगा, आपके पास एपिकल मेरिस्टेम, मतलब ये प्लांट है, अगर प्लांट के टॉप पे कुछ ऐसे सेल हैं जो प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रो करा रहे हैं, ऐसे ही नीचे की तरफ कुछ सेल हैं प्लांट को नीचे की तरफ ग्रो करा रहे हैं, लंबाई में मेरिस्टेम्स कहते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे, तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अच्छा, ग्रोथ मूवमेंट्स आर, अच्छा, तो ग्रोथ मूवमेंट्स एक्चुअली होती क्या है, ये एक्चुअली दोनों है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। ग्रोथ मूवमेंट्स हैं क्या, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं है सिलेबस में, ये भी डायरेक्टली सिलेबस में नहीं था, ये भी नहीं, थोड़ा सा बट देखते हुए जाएँ। जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं ये हो सकती हैं या तो ट्रोपिक हो सकती हैं, ट्रोपिक को हम नाम देते हैं डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ठीक है। अब कैसे हो सकती है, फोटोट्रोपिक मतलब लाइट के डायरेक्शन में। उसके बाद ऐसे ही ग्रेविट्रोपिज्म होती है ग्रेविटी की वजह से, ऐसे ही कीमोट्रोपिज्म होती है, कोई केमिकल आ जाए उसकी वजह से, थिग्मोट्रोपिज्म कोई टच की वजह से हो जाए, थर्मोट्रोपिज्म कोई टेम्परेचर की वजह से हो जाए। सिमिलरली इस तरह की मूवमेंट हमारे पास होती है आपके पास नेस्टिक मूवमेंट, वो होती है नॉन डायरेक्शन मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसमें क्या आ जाएगी, जैसे थिग्मोनेस्ट्री हो जाएगा, जिसमें क्या है कि जैसे कोई आपने देखा होगा कोई भी रस्सी वगैरह होती है तो प्लांट उसके अराउंड भी मूव करना शुरू कर देते हैं। थिग्मोनेस्ट्रीजम, रस्सी क्या है, प्लांट को आपस में कॉइल करने में सहारा दे रही है, थिग्मोनेस्ट्री हो जाता है। थर्मोनेस्ट्री क्या है कि नॉन डायरेक्शन मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास फोटोनेस्ट्री क्या है, ड्यू टू लाइट। तो ये तो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं प्लांट की। तो खैर एनीवेज आपकी बुक में जो नई बुक है इसमें इतनी डिटेल नहीं मेंशन अभी, तो इतना ज़्यादा करने की नीड नहीं है सिलेबस में, नहीं, तो ये दोनों तरह की हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद है एडिनिन एंड गोनिन आर लार्ज एंड आर कॉल्ड, अच्छा देखिए हमारे पास 2 तरह की रिंग्स बनती हैं, प्यूरिन और पायरामिडीन। जो आपके पास प्यूरिन होती है इसको हम कहते हैं
इसके अंदर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस और गोनिन आ जाता है, और पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन थायमीन और यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, ये होती है दो दो रिंग्स होती हैं इनके अंदर, तो ये बड़ी होती हैं प्यूरिन, और इसके अंदर सिंगल रिंग होती है तो ये छोटी होती हैं पायरिमिडीन। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस क्या है, इसका मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताता जाऊँ कि 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, पहले कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस लगी होती है। ठीक है, और जो है ये 5वां कार्बन यहाँ पे फॉस्फेट लगा होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉट नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने बता दिया। तो क्या है, एडेनिन गोनिन क्या है, एक्चुअली प्यूरिन होती हैं, लार्ज होती हैं। ये है सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है फाउंड। देखिए हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स हैं, याद करने वाली चीज़ें भी सिलेबस में है। उसके बाद हु बिलीव दैट ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स एज नेचर टेंडेड टू चेंज फ्रॉम सिंपल इम्परफेक्ट फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट फॉर्म। अच्छा, ये एक्चुअली क्या चीज़ बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपके पास डार्विन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डार्विन ने क्या दिया, डार्विन ने दी थी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन, उसने क्या कहा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़, बहुत अच्छी ट्रेड्स मौजूद हैं जो कि उसके इन्वायरमेंट को कोप अप करने में, इन्वायरमेंट को सहने में मदद करें, तो वो जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वो ट्रेड नहीं है वो मर जाएंगे। तो ये इसने थ्योरी दी। लमार्क ने क्या थ्योरी दी, लमार्क ने एक्वायर्ड करेक्टर की थ्योरी दी। एक्वायर्ड करेक्टर, इसने क्या कहा कि जो मॉडिफिकेशन है किसी ऑर्गेनिज्म में आई वो उसकी अगली जनरेशन में भी जाएगी। कोई चेंज आएगी किसी ऑर्गेनिज्म में, उसके पेरेंट में अगली जनरेशन में चलती आएगी, उसने दी। ठीक है, इनका कोई एवोल्यूशन में रोल नहीं है, तो इसका आंसर भी है। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है IBA का। ठीक है भाई।